no gold is not in her. She's a diamond under her. अरे आ गए आप लोग, कैसे हो? तो फिर से हम लोग वापस आ चुके हैं। ये अपन बहुत खुश है। आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल पे जिसका नाम DR समर्थ है। ठीक है, तो आज हम लोग 4 पॉइंट्स पे बात करेंगे। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन 4 पे बात ही करेंगे, बस। इसके अलावा बिल्कुल कोई बात नहीं होगी। अगर ये 4 बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो वीडियो देखो, नहीं तो फिर जय राम जी की। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे, निकलो तुम लोग यहाँ से, निकलो। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे NCERT पढ़नी है अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से, एकदम धमाकेदार तरीके से, प्यार से। तो मैं एक ये लेके आया हूँ NCERT, क्लास 11th की पार्ट 2 है। ठीक है, तो क्योंकि पार्ट 1 मिल नहीं रही थी, क्योंकि वो चली गई है मेरे को छोड़कर। हाँ, क्योंकि मेरे को किताब ही छोड़ के चल जाती है, कुछ किताब ही छोड़ के चल जाती है, अब क्या कहें। तो सॉरी, सीरियस हो जाते हैं, बकवास नहीं है। तो देखो यार, सबसे पहले NCERT कैसे पढ़ें। एज एन एग्जाम्पल एक चैप्टर लिया P ब्लॉक का। ठीक है, तो हम इसमें कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहली बात देखो, आपको क्या करना होगा। तो P ब्लॉक को रीड करते समय आपको सब ध्यान रखना है कि आप उस फर्स्ट चैप्टर को जो फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो, तो उसको बहुत ही फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है, पीस माइंडेड होके और फुल कंसंट्रेशन के साथ उसको पढ़ना शुरू करो। और हर टॉपिक में देखते जाओ कि वो आपको समझाना क्या चाह रहा है। थोड़ा स्लो भी रहो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आराम से मस्त एकदम झकास होने का पढ़ने का। उसके बाद उसको एक बार रीड किया आराम से, उसके हर पॉइंट्स को समझा कि मेरे को ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, ये मेरे को क्या समझाना चाह रहा है, इस रिएक्शन से क्या मेरे को फायदा होगा, या फिर ये कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पता लगेगा, एक रफ मैप मिल जाएगा आपको उस पूरे चैप्टर का। फिर उसके बाद उसी समय तुरंत फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करने के बाद आपको सेकेंड रीडिंग देनी है दोबारा। ठीक है, दोबारा उसी समय। इस बार आपको उसको फिर से पढ़ना है थोड़ी स्पीड में। इस बार आपको फिर से उसको थोड़ी सी स्पीड में पढ़ना है। इससे आपको पूरे चैप्टर का कंप्लीट नॉलेज मिलेगा कि ये चैप्टर ये बात कहना चाह रहा है। जो आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई होंगी उस फर्स्ट टाइम रीड में, वो आपको पूरी समझ में आ जाएगी सेकेंड टाइम रीड करने से। ठीक है, अब देखो यार, आप जो चाहते हो कि मेरे को एक कंप्लीट ग्रास्प मिले, हर सेंटेंस मेरे को पता हो, NCERT पूरी याद होनी चाहिए, जो सभी टीचर्स कहते हैं और भी जितने भी एजुकेटर्स हैं वो सभी यही बात कहते हैं कि आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए NCERT की। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा तभी हो सकता है जब आपको NCERT याद हो। हाँ, ये थोड़ी पागलपंती वाली बात है, लेकिन हमें NCERT याद करनी होगी, बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। NCERT याद करने के लिए आपको 20 टाइम्स अराउंड रीडिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, और ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है कि आप एक पर्टिकुलर चैप्टर को 20 टाइम्स रीड करो। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करो, अगर आपको टाइम सेव करना है तो थोड़ा ये मजाक है, थोड़ा अजीब सी बात है, पर ऐसा किया जा सकता है और आपको बहुत फायदा होगा। सबसे पहली बात, आप जब भी सेकेंड टाइम रीड करने के बाद आप उस चैप्टर को थोड़ा हटा दो, दूसरे सब्जेक्ट आप पढ़ना शुरू करो एज नॉर्मल। तो फिर उसके बाद जब आप सोने जाते हो, जैसे आज मैंने पूरी दिन की पढ़ाई कर ली, उसके बाद डे एंड सोने गए, तो सोने के समय ऐसा तो नहीं होता ना कि लेटे और नींद आ गई, बिल्कुल भी नहीं। आप गए तो थोड़ी देर तो आँख खुली रहती हुई, नींद आने में भी समय लगता है भाई। तो फिर उसके बाद अब उस समय उसको आँख क्लोज करके आप उस चैप्टर को ध्यान से, ठीक है, पीसफुली उस चैप्टर के पेजेस को याद करने की कोशिश करो। अगर आपने फर्स्ट टाइम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रीड किया होगा तो आपको वो पेज जो है ना माइंड में आपको अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, जिससे आपको ये पता रहेगा अच्छा ये टॉपिक इस पेज पे लिखा हुआ, इससे आपको बहुत फायदा होगा। उसी से आप नींद में होते हुए भी उस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर सकते हो, और जो आप उस समय रिवाइज करोगे ना भाई, वो बहुत ही ज्यादा मतलब हेल्पफुल रहेगा आपको। या फिर सपोज कर लो आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो, या मेट्रो से, या फिर कार, बस, किसी भी चीज से ट्रैवल करते हो जिसमें आपको काफी लंबा टाइम लगता है, तो आप उस समय आराम से एक जगह पे शांति से बैठ के आप उस चीज को अच्छे से पढ़ सकते हो, ताकि आपको, और ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो इससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा, आपको याद का याद भी हो जाएगा, और
श्योर, बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ कि पक्का प्रॉमिस वाली बात। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगी एनसीईआरटी, वो भी टाइम भी बचेगा और आपको दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी टाइम अप्रोप्रिएट मिल पाएगा। तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। तुम निकलो, आओ भाई। तो सबसे दूसरी बात है, हमें मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो यार, ये आप मोटिवेशन के लिए कई सारी वीडियोस देखोगे, आप हो सकता है मे भी आप इस थंबनेल को देख के इसीलिए इस वीडियो पे आए हो। पर देखो, आपको अपने को ऐसा बनाना है कि आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़े, बिल्कुल भी नहीं। ये वीडियो देखने की आपको जरूरत अगली बार नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा ही पड़ गया तो फिर आप आज मेरी वीडियो देखोगे 3 घंटे, फिर मोटिवेटेड होगे, फिर भूल जाओगे। नहीं यार, ऐसा थोड़ी नहीं करना है। एक बात बताओ मेरे को, आप अभी 10th तक पढ़ते हुए आए थे, तब आपको मोटिवेशन की जरूरत थी? क्यों? आंसर आप ही के पास है। आंसर आप ही के पास है कि आपको मोटिवेशन की जरूरत उस समय क्यों नहीं थी, अब क्यों बढ़ रही है। सिर्फ प्रेशर बढ़ने से नहीं, आप ही अपना फ्यूल भूल गए। हाँ, फ्यूल। देखो मैं बताता हूँ, हम क्या है, आप बताओ मेरे को। हम एक मशीन ही तो है, जिस मशीन को एक फ्यूल की जरूरत है। एक प्रैक्टिकल बताता हूँ, छोटी सी बात। आप अभी क्लास 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th तक आया, ठीक है। आप एक मशीन थे, आप उस मशीन को किस चीज की जरूरत थी? फ्यूल की। वो फ्यूल आपके लिए क्या था? सोचो, क्या था वो फ्यूल आपके लिए? आपके मार्क्स। आपके मार्क्स आपके लिए फ्यूल थे। आप उस फ्यूल को, कि मेरे को वो मार्क्स चाहिए, मार्क्स लाने, तो वो जो आपको एक मेरे को करना है, वो आपके लिए फ्यूल बन रहा था। एक रीजन जो था आपके पास, वो था आपका वो फ्यूल। मार्क्स आपका एक फ्यूल बन रहा था उस समय, और इस समय में भी आपका शायद वो फ्यूल नहीं है। देखो यार, आप इस समय आप क्या करो, तो आपको कभी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास वो फ्यूल हमेशा रहेगा। ये हम भी एक मशीन ही है जिसको हमेशा फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो उस समय आपको, और अभी आप अपने बस फ्यूल को भूल गए हैं, ठीक है। तो वो फ्यूल को फिर से लाना पड़ेगा, नहीं तो ये गाड़ी आपकी नहीं चल पाएगी। आपको फिर से मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, आप फिर से एक वीडियो देखोगे, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बड़े लोगों को देखो, उनको कभी मोटिवेशन की जरूरत पड़ी? एपीजे अब्दुल कलाम, उनको मोटिवेशन की जरूरत पड़ी? उस समय कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर था, आप बताओ? बिल्कुल भी नहीं। वो अपने काम से मोटिवेशन लेते थे। सबसे बड़ी बात, आपके काम से मोटिवेशन आता है आपके पास। आप काम करो, उसमें बेटर करने की कोशिश करो कि आपको मोटिवेशन मिले। आपका काम मोटिवेशन है और कुछ भी नहीं। कोई स्पीकर बोल रहा है, हाँ ये अच्छा है, मैंने इसको देखा तो इंस्पायर हो गया, नहीं यार, आपका काम आपको मोटिवेट करता है, दैट्स ऑल। और कोई चीज आपको मोटिवेट नहीं करती है। या आप खुद को अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता लगेगा। तो आप अपने काम पे फोकस करो, ठीक है। आप उस फ्यूल को ढूंढो जो आप भूल चुके हो। आप इस समय आपके लिए देखो क्या कर सकते हो, आप भी अपने फ्यूल को फिर से वापस ला सकते हो। सबसे पहली बात क्या करनी है, हम जो कोई भी एग्जाम, अगर सपोज करो कोई बोर्ड वाले, अभी जो बोर्ड एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं और जो कॉम्पिटिटिव एंड बोर्ड बोथ हैं, तो पहले मैं बोर्ड वालों की बात करता हूँ, ठीक है। बोर्ड वाले, तो बोर्ड वाले देखो क्या करो, आपके पास एक फ्यूल है कि भैया मेरे को 95 एंड 97% मार्क्स लेके आने हैं अपने +2 बोर्ड में, ताकि मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन मिल पाए, ठीक है। ये आपका अभी एक मोटो है। तो आप इसमें क्या करो, आप बहुत ही बेसिक लेवल पे पर थोड़ा डीप जाने की कोशिश करो। अब जैसे ये एनसीईआरटी है, ठीक है, अगर आप बोर्ड में हो यार, तो आपको इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप ये पढ़ लेते हो ना अपनी केमिस्ट्री के लिए, तो कोई आपको 70 लाने से नहीं रोक सकता। ये मैं खुद कहता हूँ। आप इसकी कंप्लीटली बिल्कुल थ्योरी इतनी अच्छे से पढ़ो और इतने अच्छे से इसके क्वेश्चन करो कि आपको क्वेश्चन के आंसर याद होने चाहिए यार। तब कुछ बात होती है कि आपको एक क्वेश्चन दिखा, आपको आंसर बिल्कुल याद है, ठीक है, वो हुई बात, तब आपके 70 आएंगे और कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एनसीईआरटी के बाहर से आ जाए +2 बोर्ड में, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिजिक्स में भी अगर आप एनसीईआरटी करोगे तो आपको कोई पीछे छोड़ देगा, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। आप इवन अगर आप अपनी एनसीईआरटी फिजिक्स को बहुत अच्छी तरीके से करते हो, इवन थ्योरी एंड उसके क्वेश्चंस मिला के, तो आप एक मेंस लेवल के बच्चे को भी टक्कर दे सकते हो। आपको वो क्वेश्चंस उतने कैपेबल बना देंगे। सीबीएसई किस बुक को कंसीडर करके एग्जाम बनाएगा, आप बताओ? वो प्रदीप पे जाएगा? नहीं,
किसी और बुक पे? बिल्कुल भी नहीं। वो किस पे जाएगा? इस पे, एनसीईआरटी पे। तो आप एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करो अभी से। अगर आपका बोर्ड ही टारगेट है तो बिल्कुल मेरी मानो तो एनसीईआरटी से एक भी तरफ भटकना मत। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तो बिल्कुल भी नहीं भाई, ठीक है। अगर आपको बोर्ड में चाहिए तो बोर्ड के लिए आप देखो कोई भी एक एक्स्ट्रा बुक कर लो। फॉर एग्जाम्पल RS अग्रवाल कर लो। अगर आपको मैथ्स में एकदम बिल्कुल अच्छे 100% मार्क्स चाहिए तो आप RD शर्मा कर लो। काम बहुत ज्यादा है पर मजा ही आ जाएगा अगर हो गया तो। आपके पास बाय चांस मान लो, ऐसा नहीं होगा लेकिन अगर बाय चांस मान लो यार किसी तरह हो जाता है कभी आपके कि सपोज करो किसी के मैथ्स में 100 है, उसने सिर्फ एनसीईआरटी किया, मान लेते हैं, ठीक है। उसके 100 की किसी तरह उसके 100 आ जाते हैं बोर्ड में और आपके 97 और 98 ही आ पाए मैथ्स में, लेकिन आपने RD शर्मा किया, ठीक है। आपको वो कभी ना कभी आगे काम आ जाएगा। उसमें इतनी प्रैक्टिस आपने की है, कभी भी मेहनत वेस्ट थोड़ी नहीं जाती है यार, कभी भी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। तो इससे आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो बोर्ड वाले बच्चे ही है, तो ये होगी बोर्ड वालों की बात। अब आते हैं हम यार कॉम्पिटिटिव वाले। देखो यार कॉम्पिटिटिव वाले तुम लोग ऐसा करो कि आप अपनी बुक्स जो अभी आप कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपको सही लगती है, जो आपके कैपेबल है, जो आपके लेवल की बुक है कि इन बुक्स को देख के लगता है कि हाँ भैया मैं ये कर सकता हूँ, तो आप उन बुक्स को करना शुरू करो और उस बुक को कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है, ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल पाए। वरना आप इस टॉपिक को इससे कर रहे हो फिर इससे फायदा ही नहीं, उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो ऐसे करके अपने फ्यूल को बनाओ, ठीक है। अपने मार्क्स का भी आपका मोटो होना चाहिए, आपके रैंक का एक मोटो होना चाहिए कि मेरे को ये रैंक लाना है, मेरे को ये मार्क्स लाना है, ताकि और एक क्योंकि देखो यार आपको एक नेम एंड फेम मिलता है उससे, तो वो आपको मोटिवेट करता है, ठीक है। अंदर से आग लगती है, सही बताना, आपको अंदर से आग नहीं लगती? बिल्कुल, ये एकदम आग की तरह काम करता है, एकदम फ्यूल आता है, एकदम हाइड्रोजन फ्यूल की तरह काम करता है जब आपको नेम एंड फेम मिलता है, ठीक है। इसी नेम फेम के लिए सब लोग जी रहे हैं, तो इस पे आप काम करो। और ये रहा आपका थर्ड पॉइंट, ठीक है, कि इसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज कर सकते हैं। बहुत ही कॉमन एंड इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको आप लोगों ने इतना बड़ा बना दिया। तो डिस्ट्रैक्शंस हमारे पास आते हैं ना? बिल्कुल नहीं, आप उसको लेके आ रहे हो। हाँ बिल्कुल, आप ही तो लेके आ रहे हो, और कौन डिस्ट्रैक्शंस लेके आ रहा है? डिस्ट्रैक्शंस आपके पास चल के नहीं आए हैं, आप उनको लेके आए हो। यहाँ जो इसको कंट्रोल कर सकता है ना, वो सबको कंट्रोल कर सकता है। सिर्फ इसी का गेम है, आपको अपने माइंड को बस कंट्रोल करना है। आप अपने काम में इन्वॉल्व रहने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पढ़ाई अच्छी लगती है, बहुत कम लोगों को अच्छी लगती है, ठीक है, 1-2% को सिर्फ, तो आप उसमें मैनेज रहो। जिनको कि बस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप वैसा भी एक काम करो थोड़ा सा जिसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन आपको वो क्रिएटिव लगे, ठीक है, आपको वो अच्छा लगे, तो आप उसमें मैनेज रहो। दूसरों की हेल्प करो तो वो आपको अच्छा लगेगा, एक गुड फीलिंग आएगी यार। डिस्ट्रैक्शन से भागोगे तो डिस्ट्रैक्शन में क्या होगा? टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट भी मे भी हो सकता है, ठीक है, आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, आपके माइंड पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इतना बड़ा लॉस कराने की क्या जरूरत है? आप जो क्रिएटिव वे है उसी में एक इंटरटेनमेंट का सोर्स ढूंढो। डिस्ट्रैक्शंस में क्यों आपने इंटरटेनमेंट का सोर्स ढूंढना है? क्रिएटिव वे में भी कई बार इंटरटेनमेंट के सोर्स होते हैं। आप अच्छी चीजों की तरफ नई चीजें सीखो जो आपको फ्यूचर में हेल्पफुल होंगी। ऐसे कुछ भी करके कोई PUBG खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है यार, कोई इंस्टाग्राम पे ये वो, तो फायदा ही नहीं है उन सबसे ना। क्या होगा उससे? फायदा कुछ भी नहीं। आपके पास एंड में क्या आएगा? प्रॉफिट बिल्कुल जीरो। लेकिन आप कुछ क्रिएटिव काम करोगे तो उसके एंड में आपको एक प्रॉफिट मिलेगा, आप कुछ सीख पाओगे। मे भी आप उसमें अच्छा नहीं कर पाओ, पर आपके पास कुछ नॉलेज तो आई है यार। लोग कुछ भी सीखते रहना चाहिए, काम आ जाता है वो हमेशा, ठीक है। बड़े लोग कहते हैं ना, तो बस कभी कभी वो भी सही ही कहते हैं, चाहे कितने भी पुराने हो जाए। फिर चौथी बात आते हैं अपने, ठीक है भाई, इधर आओ। तो चौथी बात ये रही अपनी कि टाइम टेबल। देखो यार, कई मैंने देखा है कि यूट्यूब पे और कई ऑनलाइन एकेडमीज भी या ऑफलाइन एकेडमीज भी आपको रूटीन बना के देती हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो सब आपकी हेल्प करना चाहते हैं। बट देखो यार, हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग काम होते हैं, ठीक है, उनका हर काम को करने का तरीका अलग अलग होता है, और किसी को कोई टाइम सूटेबल होता है, किसी को सूटेबल नहीं होता है।
तो मेरा ये कहना होगा कि आप टाइम टेबल अपना खुद ही बनाएं। सबको सबको अपना टाइम टेबल खुद ही बनाना चाहिए। दूसरों का टाइम टेबल उनके हिसाब से वो सही होगा, ठीक है, उनको वो कंफर्टेबल होगा, मे बी वो आपके लिए कंफर्टेबल ना हो। तो ऐसे में आप क्या करो कि आप अपने लिए ही, ठीक है, एक टाइम टेबल बनाओ सूटेबल कि मेरे को इस दिन से इस दिन ये काम करना है, ठीक है, मैं इतने घंटे ये पढ़ूंगा, इतने घंटे ये पढ़ूंगा, इतने घंटे ये पढ़ूंगा। इससे आपको भी वो बर्डन कम रहेगा, ठीक है। आप अपने टाइम को मैनेज करो कि मेरे को अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो कि मेरे को इतनी देर थ्योरी पढ़नी है, फिर इतने देर मेरे को फिर लेक्चर करने हैं, या फिर मेरे को इतने देर क्वेश्चंस करने हैं, तो इससे भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आप पे बर्डन नहीं बढ़ेगा, आपको प्रेशर, आप उस प्रेशर को रिलीज कर पाएंगे जो अभी आपको लग रहा है। और टाइम टेबल ऐसा बनाने की कोशिश करो जो आप पूरा कर पाए। सपोज कर लो कि अभी आप 10 आवर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप अपना जो टाइम टेबल है उसको 15 आवर्स का फर्स्ट डे मत बनाओ, ठीक है, क्योंकि किसी भी आदत को डलने में बहुत टाइम लगता है, अराउंड 21 डेज लग जाते हैं, ठीक है, इट्स एन फैक्ट। तो उस 21 डेज में आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो और ये देखने की कोशिश करो, आप एक टेस्ट टाइम रखो अपना, ठीक है, कि मेरे को इस टाइम में सुटेबल लग रहा है ये काम, कि मेरे को इस टाइम में सुटेबल लग रहा है, ठीक है। आप 21 डेज में या फिर 20 डेज में इस चीज को समझने की कोशिश करो कि मैं इस सब्जेक्ट को इस समय पढ़ूं कि इस समय पढ़ूं, किस समय मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, ठीक है। और या फिर मैं रात में ज्यादा पढ़ने की कोशिश करूं कि सुबह में, क्योंकि कई लोगों से होता है कि यार वो ज्यादा देर जग नहीं पाते और कुछ लोग सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, तो सबके लिए अलग अलग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर आप एक ही पर्टिकुलर टाइम टेबल जो दूसरे ने बना के दिया है तो फिर वो आपके लिए दिक्कत होगा, तो वो आप खुद ही टाइम टेबल अपना सेट, इससे आपको भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। बस इतना ही कहना था मेरे को, और अच्छे से पढ़ते रहो अपना तुम लोग, और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचाना। कुछ लोग सब नहीं भैया मैं नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि वो उसको भी पता लग जाएगा। अरे नहीं यार, किसी की भी हेल्प कर दो, मे बी उसको भी यही प्रॉब्लम हो रही हो, तो तुम अगर हेल्प कर दोगे तो उसको भी लगेगा कि नहीं यार, एक देखो पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, ठीक है, अपने दिल में। अगर किसी को पता भी लग गया तो क्या दिक्कत है, ठीक है, तो आप नहीं बताओगे तो किसी और से उसको पता लग जाएगा, या वही खुद ही किसी तरह यूट्यूब पे मेरे को सर्च कर लेगा, तो पता उसको भी लग जाएगा। अगर आप नहीं बताओगे तो हेल्प कर दो, आपको भी एक अच्छी फीलिंग आएगी कि हाँ मैंने किसी को हेल्प कर दिया, तो इसमें जेलस होने की कोई बात नहीं है यार। एंड थैंक यू।